देखा था कि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक और काइनेटिक के रूप में मिलेगा। अभी रोलिंग फ्रिक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, रोलिंग मोशन पढ़ लेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार के यहाँ पर क्रिएट होंगे, एक स्टैटिक यानी रुके हुए स्थिति में, इसमें चलने की स्थिति होगी, माने वस्तु चलने की कोशिश करेगा किंतु चलेगा नहीं, और गतिज में चलेगा, चलने के कारण जो घर्षण बल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गतिज घर्षण बल। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पर पहले बात करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्थिति घर्षण बल। चलो सर, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें क्या होता है, वस्तु चलने की कोशिश करता है किंतु चलता नहीं। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का पूरा संबंध फ्रिक्शनल फोर्स का जो पूरा डिपेंडेंस है वो काउच फोर्स पर निर्भर करेगा। कौन सा फोर्स पर? अभी काउच फोर्स किसको कहते हैं तो याद रखना, देखो संपर्क तल के समानांतर कोई बल लग रहा हो तो उस बल को हम क्या बोलेंगे, काउच फोर्स। क्या बोलेंगे? काउच फोर्स। कांटेक्ट सरफेस के समानांतर लगने वाले बल को काउच फोर्स के नाम से जानेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सरफेस है, अब इस सरफेस पर आपने एक वस्तु को रख दिया। अच्छा, अभी रख दिया तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अभी कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। ये हमारा संपर्क तल है। कौन सा तल है? संपर्क तल, कांटेक्ट सरफेस। अब ये है वस्तु और इसको हम ऐसे बल लगा करके इसको खींच रहे हैं। बल को देखो, बल इस तरह से लगा है क्षैतिज से कितना कोण पर, तो कुछ कोण पर रखा है। अच्छा, क्या इस बल को हम काउच फोर्स बोलेंगे? तो अभी हम नहीं बोलेंगे, कारण क्योंकि यह जो बल है वो संपर्क तल के समानांतर लग रहा है। क्या समानांतर तो है नहीं। जब संपर्क तल के इस तल के समानांतर ये बल हो जाएगा तब इस बल को हम क्या बोलेंगे, काउच। तो इस बल को हम तोड़ेंगे कितने हिस्से में? दो हिस्से में। एक तोड़ेंगे इधर, इसको बोलेंगे एफएक्स, अब एक तोड़ेंगे इधर, इसको बोलेंगे एफ। अब ये हमारा खंडित हो गया फोर्स। अब बताइए इसमें समानांतर बल का कौन सा हिस्सा? एफएक्स है ना, एफवाई तो नहीं है, एफवाई तो परपेंडिकुलर है, एफएक्स है, तो एफएक्स को बोलेंगे काउच फोर्स। क्या बोलेंगे? ये हमारा काउच फोर्स हो गया, काउच फोर्स। तो काउच फोर्स पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी बल निकालेंगे या जो भी बल प्राप्त होगी वह संपर्क तल के समानांतर होना चाहिए। संपर्क तल के समानांतर लगने वाले सभी बलों को हम क्या बोलेंगे, काउच फोर्स। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का तल है, अब ऐसे हमने वस्तु को रख दिया, रखने से बल तो घर्षण वाला आता नहीं है। अब इधर की ओर हम एक बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन। बताओ इसमें काउच फोर्स पूरा फोर्स हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा बल संपर्क तल की क्या हो गया, समानांतर। ये वाला तल संपर्क, अब इसी के समानांतर पूरा का पूरा बल काम कर रहा है। इस बल को पूरी की पूरी क्या बोलेंगे, काउच। ठीक है।
अच्छा, अगर मान लो कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन आ जाता, कौन सा प्लेन आ जाता? इंक्लाइंड प्लेन। समस्त पॉसिबिलिटीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन आ जाता इस तरह से, इसको डायरेक्ट करते हैं। चलो ठीक है, आवाज आ रही है? मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन होता है, इस तरह का तल झुका हुआ रहता, यहाँ पर कुछ एंगल वगैरह बनाता। अब इस तल पर आपने एक वस्तु को रख दिया। अब वस्तु का द्रव्यमान कितना था? 1। और कह दिया कि इसमें काउच फोर्स निकालो। केवल एक संपर्क तल पर एक वस्तु को रख देगा और कह देगा कि इसके लिए आप काउच फोर्स निकालो। वस्तु मान लो कि इस पर रुका हुआ है, चल रही है, मूवमेंट नहीं, अभी कोई मोशन नहीं। तो इसके लिए काउच फोर्स निकालना होता तो कैसे निकालते? तो सबसे पहले तो भाई बल निकाल लो। काउच फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। इस वस्तु पर बल कौन कौन से लगेंगे, उस समस्त बलों को हम निकालें। तो सबसे पहला बल तो भाई मिलेगा वेट। कितना? mg। और वेट जब भी मिलता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट मिल गया। अच्छा, दूसरा, एक तल पर दूसरा वस्तु रखा हुआ है, संपर्क हो रहा है। संपर्क होने पर एक मिलता है अभिलंब फोर्स, नॉर्मल फोर्स, याद आ रहा है ना? तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा नॉर्मल, और नॉर्मल फोर्स जब भी बनाते हैं तो वस्तु पर हेड बना देते हैं। यह mg, तो यहाँ पर एंगल कितना? थीटा, याद आया? अच्छा, ई वाला लाइन को आप, इंक्लाइंड लाइन को आप लोग क्या मान लेते हो? x। बहुत बढ़िया। और इसके लंबवत लाइन को क्या मान लेते हो? y। इतना काम तो हम करते ही आ रहे हैं। अब तोड़ने वाली जिम्मेवारी किसको हो गई? ईटा तो नहीं टूटेगा क्योंकि y में हो गया, ये वाला लाइन y हो गया, ये वाला लाइन x हो गया। ईटा नहीं टूटेगा, कौन टूटेगा? mg ना तो y पर है ना तो x पर है। तो mg को तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? mg cos थीटा। अब एक इधर तोड़ेंगे, क्या मिलेगा? mg sin थीटा। सही है ना? अभी कट गया। अब हमें बता दो, काउच फोर्स कुछ दिखा? काउच फोर्स दिख रहा है आपको? कौन है काउच फोर्स? mg sin थीटा, है कि नहीं? ये वाला तल संपर्क तल, क्योंकि इसी पर वस्तु रखा गया। अब इस तल के समानांतर यही बल मिला ना। दिस फोर्स इज कॉल्ड काउच फोर्स। काउच फोर्स पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर काउच फोर्स का प्रॉब्लम परेशान करता है तो यही है, पहचानने का एक ही टेक्निक है कि पैरेलल खोजो। किसके पैरेलल खोजो? कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल खोज दो, वही आपको काउच फोर्स के बराबर। अच्छा, काउच फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो काउच फोर्स सीधा सीधा बराबर हो जाता है स्थिति घर्षण बल के। काउच फोर्स किसके बराबर होता है? स्थिति घर्षण बल के। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर माना जाता है किसको? काउच फोर्स को। क्यों माना जाता है, जरा सोचो। यहाँ पर हम लोग काउच फोर्स को स्थिति घर्षण बल के बराबर मानने वाले हैं। तो क्यों मानने वाले हैं? मान लीजिए कि हमारे पास कांटेक्ट सरफेस, इस पर एक वस्तु रखा गया और इधर की ओर बल लगा दिया F। आप बताओ, ये बल तो पैरेलल है, ये हमारा कौन सा फोर्स है? काउच फोर्स। काउच फोर्स। अच्छा, काउच फोर्स का हिंदी जानने के लिए आप लोग इच्छुक हो तो देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हिंदी ना जानो तो बेटर है। उसको इंग्लिश की भाषा में हम लोग याद करके रख चुके हैं ऑलरेडी, और उसको हिंदी की भाषा में बोलेंगे तो फिर वह अनबैलेंस सा लगेगा। अब जैसे हम लोग गांव में अक्सर बोलते हैं, या गांव में, शहर में, घर में, हर जगह बोलते हैं कि अर्थिंग है, अर्थिंग है, बोलते हैं। कभी बोलते हो कि भू संपर्कन है? नहीं बोलते।
क्यों? क्योंकि हमारी आदत में शामिल हो गई कि इसको अर्थिंग कहेंगे। भूसंपर्क कहेंगे तो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जब किसी भी शब्द को उसी के रूप में बोल दिया जाता है तो उसकी पहचान बन जाती है। अब इस पहचान को मिटाने की गलती नहीं करेंगे। काउच फोर्स हिंदी भी बोलना, काउच फोर्स ऐसे बोलेंगे तो काउच मैंने कारण, फोर्स मैंने बल, कारण बल। सुनने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नाम का भी प्रभाव पड़ता है कि किस तरह का नाम पड़ा है। कहीं पर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मेला बाजार लगता है तो वहां पर माइक से अनाउंसिंग होता है तो नाम बहुत ज्यादा बोलता है उसमें, गुलाबी देवी, अनारो देवी, नस्पतिया देवी। लेकिन बताओ ये सब नाम बोलता है, हम लोग मनोरंजन करते हैं। ये देखो अबरी नस्पतिया देवी का नाम लेता तो ये सब नाम लेता रहता है। नाम किसी का हास्य का भी विषय बन जाता है। इसलिए नाम मत बिगाड़िए। और नाम बिगाड़ने का प्रचलन जो है ना वो बिहार में सबसे ज्यादा है। नाम बिगाड़ने का प्रचलन बिहार में सबसे ज्यादा। आपका जो नाम है वो आपका नाम रहने नहीं देगा। कोई टेनुआ, मनुआ, टोनुआ ऐसा नाम रखिए तो मत करिए। विज्ञान के साथ ऐसा मत करिए। काउच फोर्स के रूप में याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ हम लोग बात करते हैं इधर की ओर काउच फोर्स है, यानी इधर ही ले जाना चाहता है। तो इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? पीछे की ओर। इस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो पीछे की ओर काम करेगा, इधर की ओर, है ना। फ्रिक्शन फोर्स Fs क्या लिखे? S फॉर स्टैटिक। अब स्टैटिक माने अभी तक रुका, पिंड चला, यानी तीन रेस्ट। तीन रेस्ट का मतलब अभी भी विराम अवस्था में है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा बताओ यहाँ पर जो घर्षण बल काम कर रहा है, यह घर्षण बल जो है वो स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि वस्तु चला नहीं। अब वस्तु नहीं चला तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे कि सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ लगाओगे ना। अच्छा दो को बल है, दोनों के लिए फर्स्ट लॉ लगाओगे तो सिग्मा Fx इक्वल टू 0। तो फार्मूला लगा दो, सिग्मा Fx इक्वल टू 0। ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में। F किस में? प्लस में। Fx किस में? माइनस में। इक्वल टू कितना? 0। तो F बराबर कितना? Fs। मैं जो बोल रहा हूँ वही है कि नहीं? F कौन सा है? काउच फोर्स। काउच फोर्स किसके बराबर हो गया? Fs, यानी स्थिति घर्षण बल के। काउच फोर्स किसके बराबर होता है? स्थिति घर्षण बल के। एक रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट का प्रयोग हम बड़े स्केल पर करेंगे। याद रखिए काउच फोर्स का मान स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के हालात में, किसके लिए? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कंडीशन में किसके बराबर हो जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के ही बराबर हो जाता है। वस्तु नहीं चलता है ना तो काउच फोर्स और स्थितिज घर्षण बल आपस में क्या होते हैं? बराबर। अभी छोटा सा रिजल्ट पता है ना तो यहाँ से आप आश्चर्यजनक इंफॉर्मेशन प्राप्त करिए। अब क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाएगा तो पूछेगा, देखो उतारने का काम और लिखने का काम हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक काम पूरे मन से सीखो, अगले क्लास में तुम खूब लिखो, ठीक है ना। क्योंकि जब माइंड डबल धाराओं में बटेगा ना तो धारा कमजोर हो जाएगा, समझ में नहीं। इसीलिए वीडियो भी बनाते रहे। आपको जहां भी डाउट होगा वीडियो देखिए। कुछ बच्चों ने वहाँ का कोचिंग के बच्चों ने कहा कि सर मेडिको वाला वीडियो डालिए, सुने तो वहाँ दूसरा ढंग से पढ़ाते हैं। ढंग वही रहता है, थ्योरी वही रहता है, स्टाइल बदल जाता है। मतलब समझ रहे हो, वहाँ पर ज्यादा पंचुअल नहीं हो पाते, नियमित नहीं हो पाते हैं, सीरियस नहीं हो पाते, मैंने पूरा गंभीर नहीं रहते। गंभीरता हमारे अंदर वाली है। वहाँ नटखट टीचर रहते, शॉर्ट में नटखट।
चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। कहेगा कि एक रफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, रफ इंक्लाइंड सरफेस, इसको हिंदी में बोलेगा झुका आनत है, खुरदरा आनत तल। कौन सा तल? खुरदरा माने रुखड़ा, आनत बने झुका हुआ, तल बने सरफेस। तो रफ इंक्लाइंड सरफेस पर एक 3 केजी का वस्तु रख दिया गया। कितना केजी का वस्तु रख दिया गया? 3 केजी। वस्तु बिना फिसले उस पर रुकी हुई है। इंफॉर्मेशन है कि एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है, एक रुखड़ा आनत तल है। अब इस पर एक 3 केजी का वस्तु रख देते हैं, वस्तु बिना फिसले उस पर रुका हुआ रहता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो बताएं कि इस पर घर्षण बल कितना लग रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या क्या आपके पास आया? एक 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए आनत तल के ऊपर 3 केजी का वस्तु रखा गया है। वस्तु रेस्ट में है, विदाउट स्लिप, स्लाइड नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। तो बताना है कि इस पर घर्षण बल कितना काम कर रहा है। अगर घर्षण बल काम नहीं करता तो सड़क के नीचे आ जाता ना। तो बताइए, वही काम करो, सबसे पहले वेट दिखा दो। वेट कितना? 30 10 से मल्टीप्लाई करते हैं सुविधा के लिए। अब एक नॉर्मल फोर्स कितना? ईटा। अब एंगल कितना? 30। तोड़ो इधर, 30 cos 30 डिग्री। चलो इधर तोड़ो, 30 sin 30 डिग्री। ये कट गया। कौन सा फोर्स? काउच फोर्स है। ये वाला फोर्स जो है वो काउच फोर्स है। एक काउच फोर्स किसके बराबर? स्थिति घर्षण बल के बराबर। अभी बताया ना, तो सीधा लिख देंगे Fs का मान किसके बराबर? स्थिति घर्षण बल किसके बराबर होता है? काउच के बराबर। तो काउच फोर्स कितना है? 30 sin 30 है ना? 30 sin 30 में भी राइट 15 साइंटिस्ट का मान 1/1, यानी कितना न्यूटन का घर्षण बल काम करता है? 15 न्यूटन। आराम से बन जाए। काउच फोर्स पता, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकल गया। साइंटिस्ट का मान नहीं होता है, बट अब हमको याद नहीं करता। चलो ये आपका काउच फोर्स मिल गया। इससे ज्यादा अब एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा। एकदम माइंड रीडिंग करिए और जाकर के घर पर वीडियो को खुद देखिए। शेयर और सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, हमको ये सबसे मतलब नहीं है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नाचने खाएं, आपके लिए किया जा रहा है, सबके लिए नहीं किया जा रहा। ठीक है ना? तो हमारा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि मेरे चैनल को मोनेटाइज किया जाए। अब मोनेटाइज करना होता तो 1000 स्टूडेंट पर डे पढ़ाते हैं, एक ही दिन में मोनेटाइज करवा देते हैं। लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट ये है कि आपको किसी भी प्रकार से हेल्प मिले। जो बच्चे कमजोर हैं उसको 2 बार क्लास का व्यवस्था, एक बार आप लाइव क्लासेस देख रहे हो पूरी तरह से एकदम प्रत्यक्ष दर से। लाइव क्लास का मतलब होता है प्रत्यक्ष दर से, है ना? अब एक आप वीडियो के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लास देखो, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके पास दोनों सुविधा। एक बात और भी, वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड जरूर करेंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं है वो चाहो तहां गेहूं बेचवा के मोबाइल ले ले, ऐसा कभी ना करें। आप मोबाइल नहीं रखे हैं तो खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जिसने भी मोबाइल नहीं रखा इस युग में वही आगे चल करके 2-4 करोड़ का भी मोबाइल रखेगा ना तो लोग उसको हंसेगा। अभी तो 10,000 20,000 का रखोगे, खूब औकात होगा तो 30,000, या खूब ज्यादा एंड्रॉइड ले लो, आईफोन ले लो और ले लो। यानी जिनके पास मोबाइल नहीं है तो आप क्या करें,
कि आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल है, 1 घंटे के लिए टाइम पर मांगे, 8 बजे के आसपास में वीडियो हम अपलोड करेंगे। अब 1 घंटे मांग करके समक्ष रख करके देखें और देख करके फिर उसे मोबाइल दे दें जिनसे आप लिए। मोबाइल लेने के लिए जबरदस्ती मत करना, क्योंकि हर परिवार एक जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो व्यवस्था पूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझे। वरना होता क्या है कि ये व्यवस्था देते हैं ना, तो उसमें लोग मोबाइल पर ज्यादा प्रेशर देने लगता है, तो चाहते हैं कि आप मोबाइल ना रखें। 1 साल ज्यादा नहीं, 1 साल बीतने वाला, 1 साल और मुझे अपने अनुसार जीने की जो आदत है ना वो छोड़ो, मेरे अनुसार जी। फिर इसके बाद हम खुद कहेंगे कि सीधा क्यों, आगे चल के हम कहेंगे कि सीधा क्यों हो अभी तक बदमाश। क्योंकि अभी जीत वही सकता है जिसमें लड़ने का भी गुण। बिना लाठी खाए थोड़ा ना थोड़ा लोग मिल जाएगा, खाना पड़ेगा, तो उसको आने दीजिए। ये वाला तो देखिए, ये वाला काम कर लेने, यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया और यहाँ पर कह दिया कि 6 न्यूटन का बल लगा करके 45 डिग्री के कोण पर खींचने पर भी खिंचाया नहीं। कितना डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर हमने 6 न्यूटन का बल लगाकर इसको खींचना चाहा, लेकिन यह 10 मस भी नहीं हुआ। तो घर्षण बल कितना है? तो यहाँ पर घर्षण बल यही ना होगा, इस साइड कि जाना चाहेगा इधर, घर्षण बल इधर, बता दो इसको तोड़ेंगे इधर ना, कितना? 6 cos 45। हमको केवल काउच फोर्स चाहिए। एफएस किसके बराबर? काउच फोर्स के बराबर। तो एफएस बराबर 6 cos 45। 45 का मान सही है ना? इतना ही घर्षण बल काम करेगा। लेकिन याद रहे, पिंड चलना नहीं चलेगा। पिंड चलेगा तो फिर काइनेटिक आ जाएगा। कौन आ जाएगा? काइनेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर चलना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि जितना काउच फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। स्टैटिक वाला फ्रिक्शन फोर्स काउच फोर्स के बराबर होता है। तो क्या काउच फोर्स का मान बढ़ाते रहेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ते रहेगा? तो जवाब देंगे कि कुछ हद तक बढ़ेगा, कुछ हद तक बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब स्थिति की घर्षण बल बढ़ने से मना कर देगा। अब इस घटना को समझिए, वो क्या रहा है या होने क्या वाला है। जैसे मान लीजिए कि क्षैतिज तल पर एक वस्तु को आपने रखा, इधर की ओर आपने 3 न्यूटन बल लगा के खींच के देखा, ये खींचाया नहीं, तो थोड़ा बल और लगाया। अच्छा, 3 न्यूटन का बल लगाया, नहीं खिंचाया, यानी स्थितिज घर्षण बल कितना पैदा हो गया? 3 न्यूटन। चूंकि जितना काउच उतना ही फ्रिक्शन। जब तक काउच और फ्रिक्शन आपस में बराबर होगा, वस्तु 10 मस भी नहीं होगा, इधर उधर भी नहीं है। तो जितना काउच फोर्स उतना स्थितिज घर्षण बल, चूंकि वस्तु किसमें है? 3 रेस्ट में। हमने थोड़ा बल को और मजबूत किया, 4 न्यूटन कर दिया। 4 न्यूटन किया, यानी 3 का थोड़ा सा लंबाई और बढ़ा दिया, 4 न्यूटन बल बढ़ा दिया। अभी भी पिंड चला नहीं, पिंड नहीं चला, यानी अब इसने कितना घर्षण बल बना लिया? 4 न्यूटन। आप देख रहे हैं कि बाहर का काउच फोर्स बढ़ा रहे हैं तो अंदर का फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर रहा है। ऐसे करते हुए हम 5 न्यूटन किए, अभी भी नहीं चला, ये भी कितना बना लिया? 5 न्यूटन, यानी अभी तक कोई मूवमेंट नहीं। अब हम थोड़ा सा ही बढ़ाएं तो वस्तु स्लाइड कर गया। क्या हो गया? स्लाइड मतलब फिसल गया, ऐसा लगा कि अब चल दे। तो चलने की कंडीशन में मान लो कि 5.1 किए, फिर लगा कि अब चलिए देवे करेगा। अच्छा, 5.2 किए,
तो वस्तु रुका नहीं, चल दिया। यानी काउच फोर्स का विरोध करने के लिए अपने आप को कितना तक बढ़ा पाया? 5.1 तक ही बढ़ा सका। कौन? घर्षण बल 5.1 तक बढ़ा, क्योंकि 5.1 तक पिंड नहीं चला। पिंड चला? 5.1 तक पिंड नहीं चला, यानी घर्षण बल 5.1 तक रोकने का काम किया। स्टैटिक घर्षण बल कहां तक काम किया? 5.1 तक। अच्छा, जैसी 5.2 किए तो यह स्टैटिक घर्षण बल रोक नहीं पाया, ये चल दिया। यानी 5.1 के बाद यह स्थिति घर्षण बल की सीमा खत्म हो गई। ये रोक नहीं पाया, मतलब घर्षण बल रोकने वाला खत्म हो गया। अब कौन सा शुरू हो गया? गतिज वाला। यानी स्थितिज घर्षण बल समाप्त हुआ कहां पर? 5.1 पर। और गतिज घर्षण बल प्रारंभ हुआ कहां से? 5.2 से। ये प्रारंभ हो गया, एक का अंत और दूसरा का प्रारंभ। अब बताइए, घर्षण बल, स्थितिज घर्षण बल का मान कहां से बढ़ के कहां तक गया? तो 0 से बढ़ा होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1। 5.1 तक वस्तु को रोकने में सक्षम रहा। काउच फोर्स 0, घर्षण बल, स्थितिज घर्षण बल 0, काउच फोर्स 1, स्थितिज घर्षण बल 1, काउच फोर्स 2, स्थितिज घर्षण बल भी 2। ऐसी करते हुए काउच फोर्स 5, स्थितिज घर्षण भी 5, काउच फोर्स 5.1, स्थितिज घर्षण बल 5.1। पिंड नहीं चला, अभी तक पिंड। काउच फोर्स 5.2 ले जाओ, मैंने हार गया। दम तोड़ दिया। कौन दम तोड़ दिया? स्थितिज घर्षण बल अब रोक नहीं पाया, यहां पर इसका दम निकल गया। 5.1 पर इसकी सीमा का अंत हो गया। तो इस घर्षण बल का नाम सीमांत घर्षण बल हो गया। क्या नाम हो गया? यानी लिमिट फ्रिक्शनल फोर्स। इस घर्षण बल का नाम क्या पड़ गया? सीमांत घर्षण बल। सीमा का अंत कहां पर हो रहा है? 5.1 पर। 5.2 पर वस्तु चल देगा, रुकेगा? 5.1 से नीचे अगर बल है तो पिंड रुकेगा, 5.1 से ज्यादा होगा पिंड नहीं रुकेगा, चल देगा। बहुत ज्यादा होगा। काउच फोर्स तो आप मन मर्जी बढ़ाते रहेंगे, ये आपकी बस की बात है। लेकिन यह तो सरफेस के नेचर की बात है कि कहां तक वो नेचर अलाउड किया कि कितना तक रोक पाएंगे। तो कहां तक रोक पाया? 5.1 तक रोक लिया, 5.2 को नहीं रोक पाया। यानी स्थितिज घर्षण बल का सबसे ज्यादा मान कहां तक पहुंचा? तो इस घर्षण बल को चरम घर्षण बल भी कहते हैं। चरम मतलब होता है मैक्सिमम। क्या होता है? यानी सीमांत घर्षण बल कितना? 5.1। चरम घर्षण बल कितना? 5.1। अच्छा, सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल की परिभाषा क्या दोगे? तो एक लाइन का डेफिनेशन, ऐसे डेफिनेशन किताबों में लंबा चौड़ा लिखेगा, लेकिन मेरी टारगेट होती है कि हम वही बताएं जो वास्तविकता है। लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं कि क्या है। अगर क्वाइल बोलिए, इसका इंटरनल फेज बोलिए, इसमें कुछ नहीं, क्वाइल। अब एक क्वाइल मूवमेंट कर रहा है। हम और उसमें, हम में और उसमें कहने का मतलब, हम हिंदुस्तान के हैं, कोई जापान का भी होगा। अरे जापान में रहता होगा ना। जापान को टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे माना जाता है। जापान के सिलेबस हमने तीसरा क्लास के बच्चों को पढ़ाया, तीसरा या चौथा में पढ़ता होगा जब हम पढ़ रहे थे बाहर में। तो वहां पर हेरा माली का एक बच्चा था, वो जापानी बुक पढ़ता था, मैंने बाहर रख के पढ़ता था। ज्यादा पैसे वाले समझ जाते हैं कि इंडिया गरीब है। अरे इंडिया में जितना आईटी प्रोड्यूस होता है ना, जितना आईटी जे इंडिया देता है, इसी के दम पर अमेरिका का इसरो जिंदा है। हाँ, नासा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, इंडिया का इसरो है और अमेरिका का क्या है? नासा। अगर हिंदुस्तान का
इंजीनियर अगर नासा में जाकर के काम ना करे, हमको लगता है कि हिंदुस्तान का ही 80% वैज्ञानिक अमेरिका में वर्क करता है, अब वहां के मात्र 20%। क्यों? क्योंकि इंडियन माइंड डिफिशियंसीज का IQ जो है ना, वो किसी भी बजाय में किसी भी क्लाइमेट में रहने वाले व्यक्तियों से नहीं मिलती, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती। अरे अब बिहार को समझ जाओ कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है बिहार में, तो कल्पना से भी बाहर इंजीनियर और माइंड रीडर हैं यहाँ पर। नीतीश कुमार, भले नीतीश कुमार जो है वो पटना NIT से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, लेकिन आज तक उनको पता नहीं होगा कि गोंद से भी नशा किया जा सकता है। अब देखो जो कलम भी नहीं चलाता है वो गोंद पी के नशा कर रहा है। दारू बंद कर दीजिए, दारू बंद कर दिया तो सुलेशन और गम जो आता है ना, गम, वो गम को प्लास्टिक में डाल करके यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, सूंघ के नशा में मस्त मौला रहते हैं। मैंने आविष्कार यहाँ पर तो प्रतिक्षण और नई तरीके से हो सकती है। विज्ञान जहाँ तक ना पहुंचा, यहाँ के लोग वैज्ञानिक लोग पहुंच गए। जहाँ वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए वहां वैज्ञानिक के लोग पहुंच जा रहे हैं। वैज्ञानिक और वैज्ञानिक समझ रहे हो? मैंने जो पढ़ा लिखा आदमी वहां तक नहीं सोच पाया, अनपढ़ वहां तक सोच लिया, दारू बंद किया, उपाय लगा लिया। कैसे दिशा करल जाएगा, तो गोंद सूंघ के दिशा कर लिया। अब ये रिसर्च केवल लगता है कि तब किया गया जब बिहार में शराब बंद हुई। अगर बंद नहीं होती तो एक नई आविष्कार नहीं होती। एक नई आविष्कार विज्ञान का है, ये विज्ञान का है, विज्ञान का नहीं है, ये विज्ञान का नया आविष्कार है। हालांकि जानलेवा नशा तो देता है, लेकिन वो जानलेवा। यहाँ पर याद रखिए, सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल जो होता है वो स्थिति घर्षण बल का महत्तम मान होता है। कौन सा मान होता है? महत्तम मान। क्योंकि इससे ज्यादा तो नहीं ना बढ़ पाया, 5.1 तक जाके रुक गया, 5.2 नहीं कर पाया। तो सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल किसे कहते हैं? तो स्थिति घर्षण बल के महत्तम मान को सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। याद हो गया? एक लाइन कौन सा? स्थिति घर्षण बल का अधिकतम मान। कौन सा मान? क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में बात, अगले क्लास में खूब लिखने का काम करें।